शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे, ये बात अब तय हो चुकी है। शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने से पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी एक तरफ अपने स्तर से तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के समर्थक अपने स्तर से। शुभेंदु के इलाके में टीएमसी के दफ्तरों को भगवा रंग में रंगे जाने का काम शुरू हो चुका है। संकेत साफ हैं कि अब इन दफ्तरों से टीएमसी का नहीं बल्कि बीजेपी का काम चलेगा। हाल ही में बंगाल के परिवहन, सिंचाई एवं जल मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देकर टीएमसी सरकार से नाता पूरी तरह से तोड़ लिया और अब उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के नेताओं को ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से बाहरी बताए जाने का जवाब देते हुए कहा कि वो सबसे पहले एक भारतीय हैं, उसके बाद बंगाली। उन्होंने कहा कि बंगाल सहित अन्य राज्य भी इसी देश का हिस्सा हैं। शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी में चंद लोगों को संगठन से भी ज्यादा भाव दिया जाता है। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में स्वतंत्रता सेनानी सतीश चंद्र समानता के जयंती समारोह में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पूरी तरह से भारत का ही हिस्सा है और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को बाहरी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा न तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सतीश चंद्र को नॉन हिंदी भाषी सांसद के रूप में ब्रांडिंग की, न ही सतीश चंद्र ने नेहरू को बाहरी बताया। बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षा बीच में ही छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदे सतीश चंद्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ताम्रलिप्ता राष्ट्रीय सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों तक वे सांसद रहे। शुभेंदु अधिकारी ने पूछा कि पश्चिम बंगाल में आखिर पार्टी के लिए और पार्टी द्वारा वाला शासन क्यों चल रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि ये लोकतंत्र है और यहाँ पार्टी की जगह जनता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पद का लालची नहीं हूँ, मैंने जीवन भर जनता के लिए काम किया है। कुछ लोग कह रहे हैं मैंने पद की लालसा से ये सब किया। 2021 विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगी। नंदीग्राम आंदोलन जनता का था, न तो कोई राजनीतिक दल और न ही किसी खास व्यक्ति को इसका फायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए। 49 वर्षीय नेता के इस रुख से तृणमूल खेमे में बेचैनी दिख रही है। उधर पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में प्रखंडों में शुभेंदु अधिकारी के दफ्तरों को उनके समर्थकों ने भगवा रंग से रंगना शुरू कर दिया। पहले इन्हीं दफ्तरों से तृणमूल कांग्रेस का कामकाज देखा जाता था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हाल के समय में उन पर 11 बार हमले किए गए, लेकिन वो ऐसा करने वालों को चेताना चाहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आलोचकों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जनता है जिसका मेरे साथ कनेक्शन है। मेरा परिवार 7 लोगों का नहीं, बंगाल के हर गांव में 5 भात खाने वाला मेरा परिवार है। इंतजार कीजिए, जल्द ही बड़ी घोषणा करूंगा और अपना रुख साफ करूंगा। अमित शाह कोलकाता जाने वाले हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले शुभेंदु अधिकारी दिल्ली भी जाने वाले हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी करने वालों के पीछे पूरे महाराष्ट्र की पुलिस पड़ी है। हर किसी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस और सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की भी आलोचना की जा सकती है और उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत की अवमानना एकदम अंतिम उपाय या हथियार होना चाहिए। सुनैना होली द्वारा दायर की गई याचिका पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुनैना होली को उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ ट्वीट्स करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुनैना होली अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंची। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस SS शिंदे और जस्टिस SS कार्णिक की पीठ ने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को पता है कि आलोचना होने वाली है। अदालत की अवमानना को कोर्ट ने अंतिम हथियार करार दिया और साथ ही जजेस ने इसे अपनी व्यक्तिगत राय भी बताया। सुनैना के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी कि FIR में कोई भी अपराध साबित नहीं किया जा सकता। उन्होंने अदालत से कहा कि सुनैना ने एक विशेषण का प्रयोग किया था जो गाली नहीं है। उन्होंने दलील दी कि सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना आपत्तिजनक नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है उसे और ज्यादा अटेंशन मिल जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हाल ही में एक कॉमेडियन के खिलाफ एक्शन लिया गया, अगर ये नहीं होता तो शायद ही किसी को कुछ पता चलता। इस पर पीठ ने उन्हें टोका कि ये कॉमेडियन वाला मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने कहा कि सभी चीजें नहीं पढ़ी जाती और इस मामले के विवरण को पढ़ने के लिए समय भी नहीं है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के वकील मनोज मोहिते ने कहा
कि आपत्तिजनक ट्वीट्स और टिप्पणियां करने वालों के उद्देश्य को देखा जाना चाहिए। अदालत ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की बात करते हुए कहा कि दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि इस मूलभूत अधिकार की सुरक्षा के लिए राजनेता, न्यायपालिका, मीडिया और सार्वजनिक जिंदगी में जो भी हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली ऐसे आदिवासी समुदाय भी हैं जिन्हें अपने मूलभूत अधिकारों का पता तक नहीं और उन तक इसे लेकर जागरूकता फैलाना प्रशासन के लिए कठिन कार्य है। कोर्ट ने कहा कि 130 करोड़ के इस देश में हमें बचपन से ही सहिष्णुता के बारे में पढ़ाया जाता रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत आगे भी इस तरह के मामले को सुनेगी। चंद्रचूड़ ने यूएस सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा देते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज एक दिन में उतने मामले सुन लेते हैं जितना अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट एक वर्ष में सुनता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पीएम का भी नाम लेता है तो पीएम एक पद है और आलोचना के लिए खुला है। और इसके पहले कोर्ट ने इसी मामले में कहा था कि पूरे समाज के अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच लोगों को संतुलन बनाना ही पड़ेगा। उसने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ट्विटर पर कुछ आपत्तिजनक लिखेंगे। सुनैना द्वारा पोस्ट की गई 3 ट्वीट्स के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थक तेजी से सक्रिय हो गए हैं। इस बीच प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ। सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी लिखकर कहा कि खालिस्तान को अपने नए पड़ोसी के रूप में मान्यता देने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। पन्नू ने साफ किया कि उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस को पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान लंबे समय तक इस संगठन से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार करता रहा, लेकिन इस चिट्ठी से सिख फॉर जस्टिस का ISI से संबंध जाहिर हो गया। ये भी स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार पाकिस्तान ने खालिस्तान के नाम पर चलाई जा रही इस पूरी साजिश को संचालित किया। पन्नू ने ये चिट्ठी उस दिन लिखी जब बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस और भारत विजय दिवस मना रहा है। पन्नू ने ढाका पतन की तुलना खालिस्तान से की। सूत्रों का कहना है कि पन्नू की ये चिट्ठी उन किसानों के लिए भी आंख खोलने वाली है जिन्हें आंदोलन के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। भारत में प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस संगठन के 16 सदस्यों के खिलाफ हाल ही में NIA द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है, जिन पर भारत के खिलाफ साजिश रचने और जनमत संग्रह करने के आरोप हैं। आरोप है कि विदेश में बैठकर सिख फॉर जस्टिस संगठन के सक्रिय सदस्य भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। NIA ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। संगठन पर किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने का भी आरोप है। केंद्र सरकार 10 जुलाई 2019 को खालिस्तान समर्थक संगठन द सिख फॉर जस्टिस को इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में SFJ को गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के तहत प्रतिबंधित घोषित करने का फैसला किया गया। खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस संगठन अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में बैठकर चलाया जाता है। इस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया गया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस संगठन का मुख्य उद्देश्य पंजाब में एक स्वतंत्र व संप्रभु देश स्थापित करना है। ये खालिस्तान के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखता है और इस प्रक्रिया में भारत की संप्रभुता व अखंडता को चुनौती देता है। प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऑपरेट करता है, जिसके लगभग 2 लाख समर्थक बताए जा रहे हैं। ये संगठन अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत 2020 में सिख जनमत संग्रह की वकालत करता रहा है। पंजाब की शांति भंग करने के प्रयासों में लगे रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के सदस्यों में से एक परमजीत सिंह पंपा ने गत 30 जून 2019 में वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान भारत विरोधी बयानबाजी की थी। सिख फॉर जस्टिस के कारनामों का पंजाब पुलिस और NIA द्वारा कई बार भांडाफोड़ किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल का सियासी बाजार बेहद गर्म होता जा रहा है। बीजेपी की मोर्चेबंदी से पस्त ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से भी परेशान हैं। वजह TMC के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का डर है और इसी वजह से ममता बनर्जी ने ओवैसी पर बड़ा हमला किया और उन पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देने में ओवैसी ने वक्त नहीं गंवाया और पलटकर कहा, आज तक ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। ममता बनर्जी ने कहा था कि हैदराबाद की एक पार्टी के जरिए मुस्लिम युवाओं का वोट बांटने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए ओवैसी पर निशाना साधा था। इस पर ओवैसी ने जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि उन्हें कोई खरीद नहीं सकता।
ममता बनर्जी ने आरोप झूठे लगाए। ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी खुद अपने घर में डरी हुई हैं। उनके ढेर सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ममता ने बिहार के वोटर्स का अपमान किया है, उन लोगों का जिन्होंने हमें वोट दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अल्पसंख्यकों के वोटों को विभाजित करने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद की एक पार्टी को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वे वोटों को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में ये भी देखा गया। बनर्जी ने बीजेपी को सबसे बड़ा चोर बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से बड़ा कोई चोर नहीं, वे चंबल के डकैत हैं। उन्होंने 2014, 2016 और 2019 के चुनावों में कहा कि 7 चाय बागान दोबारा खोले जाएंगे और केंद्र सरकार उनका अधिग्रहण करेगी। वे अब नौकरी के वादे कर रहे हैं, वे ठग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती। वोट प्रतिशत में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में मामूली सा अंतर रह गया था। जहां बीजेपी ने 40.25% वोट हासिल किए तो 43.29% वोट टीएमसी को मिले। मुस्लिमों को लुभाने की राजनीति में माहिर ममता के लिए ओवैसी चुनौती बन सकते हैं। बिहार में जिस तरह से मुस्लिमों ने ओवैसी की पार्टी को वोट दिया था, उससे साफ है कि अब देश में मुसलमान ओवैसी को विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को और नुकसान सीधा तृणमूल कांग्रेस को होगा। माना जा रहा है कि ओवैसी का पार्टी मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला है। 294 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय 120 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में ओवैसी बड़ा दांव खेलना चाहते हैं। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने मीटिंग के बाद कहा था कि पार्टी ने बंगाल में 23 में से 22 जिलों में अपनी यूनिट्स स्थापित कर ली हैं। संभव है ओवैसी जल्द ही कुछ सीटों पर जनसभा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।